बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको एक खबर बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये इंसिडेंट जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड है। मैं आपको पहले खबर बता देता हूँ। आपको पता है कि पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया ने कुछ ICBMs का तजर्बा किया, IRBMs का, SRBMs का तजर्बा किया, यानी कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मारे, टेस्ट किए। सबसे पहले तो उसने एक ऐसा काम किया, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नॉर्थ कोरिया क्या करता है कि वो एक बैलिस्टिक मिसाइल पकड़ता है और उसको फायर करता है जापान की साइड पे। और जैसा कि आपको पता है कि जापान की जो विड्थ है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जापान जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा आइलैंड्स के ऊपर मुश्तमिल एक मुल्क है। तो वो जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना नॉर्थ कोरिया का, वो नॉर्थ कोरिया से उड़ता है और जापान के ऊपर से गुजर के दूसरी तरफ समंदर में जाके गिर जाता है। जापान की जितनी भी एयर डिफेंस फोर्सेज है ना, उसके जितने भी रडार्स हैं वो उसको ट्रैक कर रहे होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल को देख रहे होते हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उसके पाथ प्रेडिक्टेबल होता है। आपको पता है कि ये कहां से उड़ा है और कहां जाके ये गिरेगा, लेकिन फिर भी आपको उसको ट्रैक करना पड़ता है, आपको उसको देखना पड़ता है। लेकिन आप नॉर्थ कोरिया का कर कुछ नहीं सकते। अब उसने पिछले दिनों ये काम शुरू कर दिया। पहले एक टेस्ट किया, फिर दूसरे दिन जो है उसने 2 और मिसाइल चला दिए। तीसरे दिन नॉर्थ कोरिया ने एक क्या हरकत की जो इससे पहले वो कभी नहीं करता था, क्योंकि मैंने आपको नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स के ऊपर अभी पिछले ही दिनों एक वीडियो बना के दी है कि उसकी एयरफोर्स के अंदर जो सबसे बेस्ट जहाज है वो MiG-29 है और वो भी बहुत थोड़े नंबर्स के अंदर है। उसके बाद MiG-23 जहाज है और कुछ उसके पास जो है वो MiG-21 जहाज है। और ये सारे इतने पुराने हो चुके हैं, ये सारे सोवियत इरा के जहाज हैं। जब से सोवियत यूनियन टूटा है, नॉर्थ कोरिया ने कोई नया जहाज परचेज नहीं किया। तो इस वजह से नॉर्थ कोरिया की जो एयरफोर्स है ना, उससे कोई भी नहीं डरता, क्योंकि उसके पास जहाज ही इतने ज्यादा पुराने रिडेंडेंट हो गए हैं सारे के सारे। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल बड़े जबरदस्त हैं, उसके पास इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं और फिर आपको पता है कि उसके पास जो है वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स भी हैं, जिसकी वजह से वो साउथ कोरिया के लिए एक मुसलसल थ्रेट क्रिएट करके रखता है। एनीवे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले दिन उसने जापान के ऊपर से एक मिसाइल मारा, दूसरे दिन उसने 2 मिसाइलों का और तजर्बा कर दिया। तीसरे दिन नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि उसके कुछ जहाज उड़े और जो नॉर्थ और साउथ के दरमियान में एक बॉर्डर लाइन है, उसके नजदीक जाके उन्होंने एयर टू ग्राउंड एक्सरसाइजेस शुरू कर दी। अब ये ऐसे एरिया के अंदर जाके नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स ने शुरू की जिसके नजदीक दोनों ममालिक ने एक नो फ्लाई जोन जो है उसको डिक्लेयर किया, जैसा कि सेम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के नजदीक या आप कह लें कि 10 किलोमीटर पाकिस्तान की साइड पे और 10 किलोमीटर इंडिया की साइड पे कोई भी फाइटर जेट नहीं जा सकता। किसी भी फाइटर जेट ने कोई रूटीन की एक्सरसाइज करनी है, कोई रूटीन की फ्लाइट करनी है, सपोज अगर वो इंडिया का जहाज है तो वो इंडिया की हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की बॉर्डर से कम 10 किलोमीटर दूर रहेगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान एयरफोर्स के अगर किसी जहाज ने ऐसी कोई एक्सरसाइज करनी है या उसने कोई जो है वो रूटीन की फ्लाइट अपनी करनी है, तो उसने पाकिस्तान की हदूद के अंदर रहते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर रहना कम से कम। अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई जहाज इस 10 किलोमीटर की लाइन को अबूर करेगा तो दूसरी कंट्री का जो एयर डिफेंस अलर्ट होता है, जिसको हम ADA बोलते हैं, वो अपने जहाज हवा के अंदर भेजेगा और उसके बाद उसका जो एडवर्सरी का जहाज होगा उसको वो ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। अव्वल तो ऐसे होता नहीं है। दोनों कंट्रीज के दरमियान एक जो है वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट है जो कि बना भी रहना चाहिए। दोनों जो है ये न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, इनका ट्रस्ट कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रस्ट खराब होगा जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो कोई अच्छे नहीं होंगे। एनीवे, नॉर्थ और साउथ ने भी इस तरह के कुछ जो है ना वो मेजर्स लिए हुए हैं कि जिससे उनका जो आपस का ट्रस्ट है ना वो बना रहे। अब नॉर्थ कोरिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो ये बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे करता रहता है। उसके बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल बड़े जबरदस्त हैं। दुनिया में उसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो बड़ी जबरदस्त है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास एयरफोर्स कोई इतनी अच्छी नहीं है और इस तरह की एयर टू ग्राउंड एक्सरसाइजेज जो है ना वो नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स बॉर्डर के ऊपर जाके नहीं करती, या आप कह लें कि बॉर्डर के नजदीक जाके नहीं करती। इस दफा उन्होंने क्या किया, नॉर्थ कोरिया की जो एयरफोर्स थी उसने कुछ अपने फाइटर जेट्स और उसके कुछ बॉम्बर्स। अब यहाँ पे बॉम्बर्स का जो बात है ना वो थोड़ी सी जरा अजीब सी है कि नॉर्थ कोरिया के पास ऐसा कोई बॉम्बर्स नहीं है। उसके पास एक H-5 बॉम्बर्स हैं जो कि उसने चाइना से परचेज किए हुए हैं, बहुत पुराने बॉम्बर्स हैं। तो मतलब आप उनको कह लें कि वो अगर आप वैसे ही देखें तो आप कहते हैं कि यार ये आजकल के जमाने में इस तरह के जो है ये बॉम्बर्स लेके उड़ रहे हैं, तो वो तो सिटिंग डक्स होंगे किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए या किसी भी फाइटर जेट के लिए। अगर BBR मिसाइल आपके पास हैं, जो कि डेफिनेटली साउथ कोरिया के पास हैं, वहां पे अमेरिकन एयरफोर्स भी है, उसके पास भी हैं, AMRAAM मिसाइल्स हैं, तो ये सिटिंग डक्स होंगे उनके लिए। तो इन जहाजों ने, जिनमें से कुछ बॉम्बर्स थे और कुछ फाइटर जेट्स थे, उन्होंने बॉर्डर के नजदीक जाके ना तो ये बमबारी शुरू कर दी। अब वो अपने मुल्क के अंदर यानी कि नॉर्थ कोरिया के अंदर ही कर रहे हैं सारा कुछ। लेकिन साउथ कोरिया की जो एयरफोर्स थी ना, उसने अपने 30 जहाजों को एयरबॉर्न कर दिया। ये कोई छोटा नंबर नहीं है।
30 जहाज़ों को एयरबॉर्न कर देना, आप कह लेंगे कम से कम पूरे 2 स्क्वाड्रन जो है ना वो साउथ कोरियन एयरफोर्स के एयरबॉर्न हो गए, जिसके अंदर से कुछ F-15 जहाज थे जो कि साउथ कोरिया की एयरफोर्स के थे और कुछ जो थे वो अमेरिकन एयरफोर्स के F-16 थे। क्योंकि अमेरिकन एयरफोर्स के ये जो F-16 हैं ये साउथ कोरिया से ऑपरेट करते हैं, इस वजह से आई बिलीव कि इनका जो कमांड एंड कंट्रोल है ना वो साउथ कोरिया की कमांड के नीचे ही आते हैं। साउथ कोरिया के जो जनरल्स वगैरह हैं या जो एयर मार्शल्स वगैरह हैं वो ही इनको कंट्रोल करते हैं, या उन्होंने कोई आपस में मैकेनिज्म बनाया होगा कि अमेरिकन जितने भी जहाज होंगे जो साउथ कोरिया से ऑपरेट करेंगे उनको साउथ कोरिया के मिलिट्री प्लानर्स जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 30 के करीब जहाज जो है ना वो साउथ कोरिया ने लॉन्च कर दिए। अब यहाँ पे असल चीज जो है ना वो यहाँ पे आती है। नॉर्थ कोरिया के जो जहाज कुछ आए थे उन्होंने अपनी एयर एक्सरसाइजेस करनी थी, एयर टू ग्राउंड अपने वेपन्स गिराने थे, वो गिरा के चले गए। साउथ कोरिया के जो 30 जहाज थे उन्होंने भी उधर ADA यानी कि एयर डिफेंस अलर्ट के ऊपर रहे और हवा के अंदर वो नॉर्थ कोरिया की तरफ देखते रहे कि क्या कोई उनका जहाज हमारी साइड पे तो नहीं आता, और उसके बाद जो है ना वो चले। जो साउथ कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बात बताई गई वो ये थी कि साउथ कोरिया के F-15 के ऊपर AMRAAM मिसाइल्स लदे हुए थे, JDAMs लदे हुए थे, यानी कि अगर कोई नॉर्थ कोरिया का जहाज इस तरफ आता है, साउथ की तरफ आता है, तो उसको पहले तो वो अपने AMRAAM से रोकेंगे और फिर साउथ कोरिया ने भी कुछ अपने जो है वो मिलिट्री टारगेट सेट किए होंगे कि अगर नॉर्थ कोरिया के कुछ जहाज इस तरफ आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो हम उसी वक्त अपने जहाजों को भेज के उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ये JDAMs गिरा देंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और नॉर्थ के जो जहाज थे वो वापस चले गए, साउथ कोरिया के जो जहाज थे वो चक्कर लगा के तो अपनी एयर बेसिस के ऊपर आ गए। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो छोटी एयरफोर्स है ना, मतलब डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो नंबर के लिहाज से इंडियन एयरफोर्स से छोटी है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ सॉर्टीज है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 30 के नंबर के अंदर आपके जेट ऐसे तैयार खड़े हुए हों कि जब एडवर्सी की तरफ से आपको कोई भी छोटी सी थ्रेट आए तो आपकी एयरफोर्स के जहाज तैयार खड़े हों और वो थोड़े से टाइम के नोटिस के ऊपर एयरबॉर्न हो जाए। ये चीज होती है जो आई बिलीव के पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ना वो बड़ी जबरदस्त तरीके से मेंटेन करती है। क्यों? डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जहाज जो है वो इंडिया से थोड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स इसको अपनी स्ट्रेंथ में किस तरह से कन्वर्ट करती है कि आपके जो जहाज है ना वो इतनी ज्यादा तादाद के अंदर ऑपरेशनल हो और हेयर ट्रिगर रेडी हो कि अगर आपके एडवर्सरी की तरफ से कोई भी जहाज आता है, कोई भी फॉर्मेशंस आती हैं, तो आप उसका जल्दी से जल्दी जवाब दे सके। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बल्कि मैं आपसे पूछता हूँ कि अमेरिकन एयरफोर्स जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है, हजारों की तादाद में उसके पास जो है ये फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जिनमें F-35 हैं, जिनमें F-22 हैं, F-16 हैं, F-15 हैं, उसके कितने % जहाज जो हैं एक वक्त के अंदर ऑपरेशनल होते हैं, जिसमें बॉम्बर्स भी शामिल हैं। तो आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि अमेरिकन एयरफोर्स के एक वक्त के अंदर सिर्फ 47% जहाज जो है ना वो ऑपरेशनल होते हैं। बाकी जो 53% जहाज जो है ना वो किसी ना किसी काम के लिए वर्कशॉप के अंदर होते हैं, या उनकी मेंटेनेंस जो है वो चल रही होती है, या वो एयरफोर्स को ऑपरेशंस के लिए अवेलेबल नहीं होते किसी भी वजह से। तो ऐसी हालत के अंदर जब आपकी एयरफोर्स का साइज ही काफी छोटा हो तो आपकी एयरफोर्स के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ना उसके ऊपर भी फिर उतना प्रेशर आ जाता है और उसकी जो ड्यूटीज हैं वो डबल हो जाती हैं कि आपने एक वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा जहाजों को ऑपरेशनल रखना है। अब अमेरिकन एयरफोर्स से तो बड़ी एयरफोर्स किसी की नहीं है, अमेरिकन एयरफोर्स से तो जदीद किसी की एयरफोर्स नहीं है। अगर उनके पास जहाज सबसे जदीद है, दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर जहाज हैं, तो उनके जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर होंगे, लेकिन वो भी अपने सिर्फ 47% जहाजों को एक वक्त के अंदर ऑपरेशनल रख सकते हैं। बाकी 53% जो अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज है ना वो हर वक्त रेडिली अवेलेबल नहीं होते आपकी एयरफोर्स को, और ये पर ईयर जो है इसकी परसेंटेज निकाली जाती है कि एक साल में हमें कितने % जहाज जो है वो मैक्सिमम ऑपरेशंस के लिए रेडी हालत में तैयार खड़े थे। पाकिस्तान की एयरफोर्स की मैं बात करता हूँ जिसने एक बड़े एडवर्सरी को सामना करना है, उसका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए भी ये एक बहुत जरूरी काम है कि वो अपने पायलट्स के लिए अपने जहाज जो है ना वो रेडिली अवेलेबल रखे। जहाजों ने मेंटेनेंस के लिए भी वर्कशॉप में जाना होता है। फिर ये जो जहाजों की मेंटेनेंस और ओवरऑल होता है ना इसकी स्टेजेस होती हैं। कुछ ऐसे ओवरऑल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और ज्यादा टाइम के लिए जहाज जो है ना आपको ग्राउंड करना पड़ जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपकी जो एयरफोर्स है ना उसका पता तब चलता है कि वो कितने जहाज जो है ना आपके ऑपरेशनल रखती है। ये जो 5 साल के बाद आपकी ये जो बड़ी एक्सरसाइजेज होती है ना इनमें इन बातों का भी पता चलता है। ये जो दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं, सिर्फ पायलट्स का जो है वो इम्तिहान नहीं होता कि पायलट जो है वो किस तरह से परफॉर्म करता है। आपकी ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये जो आपका मेंटेनेंस क्रू होता है, इनकी भी सलाहियतों का उस वक्त पता चलता है कि भाई ये आपके जहाजों को कितना ज्यादा सर्विसेबल रखते हैं। अगर आपकी कोई स्किर्मिश हो जाती है, कोई जंग वगैरह लग जाती है, तो ये जो आपका क्रू है
जिसने जहाज को तैयार रखना है, जिसने जहाज को जो है वो रेडिली अवेलेबल रखना है अपने पायलट के लिए कि अभी कहीं से कोई ऑर्डर आता है तो पायलट उसके अंदर बैठ के तो चला जाए और जहाज जो है वो अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आए सही सलामत। तो उसके अंदर इन इंजीनियर्स का, इस मेंटेनेंस क्रू का और ये जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, इनका बहुत बड़ा काम होता है। तो ये एक मेरे ज़हन में छोटी सी बात आई थी जब मैंने ये पढ़ा कि 30 जहाज जो है उन्होंने एट ए टाइम एयरबॉर्न कर दिए। तो ये मेरे ख्याल में एक, आप कह सकते हैं कि काफी बड़ा जो है वो नंबर है और ये एक कमेंडेबल बात है कि उनकी एयरफोर्स के इतने ज्यादा जहाज जो है वो रेडी हालत में तैयार खड़े थे कि नॉर्थ कोरिया अगर कुछ करता है तो हम जो है उसी वक्त एयरबॉर्न होके तो उसको जवाब दे सकेंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।